नमस्कार। आज हम भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक ऐसे किरदार पर बात करने जा रहे हैं जिनके नाम के साथ ही जोश और विवाद दोनों जुड़ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम सब स्नेह और सम्मान से नेताजी कहते हैं। बिल्कुल, और आज हम उनके जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि नेताजी ने जो रास्ते चुने, उनकी सोच क्या थी और उनकी विरासत इतनी जटिल क्यों मानी जाती है। सही कहा, कई लोग उन्हें नायक मानते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाजी जर्मनी और फांसीवादी जापान से उनके जो रिश्ते थे, उन पर सवाल भी उठते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं। शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। हाँ, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उस समय कटक बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, आज उड़ीसा में है। और परिवार काफी संपन्न था। पिता जानकीनाथ बोस एक जाने माने वकील थे। जी, वकील भी थे और सरकारी वकील भी रहे। माँ प्रभावती देवी सुभाष अपने माता पिता की 9वीं संतान थे और छठे बेटे। 14 भाई बहन थे कुल। बाप रे, 14। अच्छा, उनकी शुरुआती पढ़ाई कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई। मतलब अंग्रेजी माहौल रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। एंग्लो सेंट्रिक शिक्षा थी, ब्रिटिश इतिहास और भूगोल पर जोर था, लेकिन घर का माहौल बिल्कुल बंगाली था। माँ का काफी धार्मिक प्रभाव था उन पर। हाँ, माँ से उन्हें दुर्गा पूजा, काली पूजा, महाभारत, रामायण की कहानियां सुनने को मिलती थी। सही। बाद में वो रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल गए, जहां उन्हें बंगाली, संस्कृत और वेद, उपनिषद जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी मिली। और यही वो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। खासकर विवेकानंद के राष्ट्र सेवा के विचार ने, है ना? बिल्कुल, वो जज्बा उनमें वहीं से जागा। फिर वो कलकत्ता आए, प्रेसिडेंसी कॉलेज, दर्शन शास्त्र पढ़ने। लेकिन 1916 में एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया। हाँ, वो प्रोफेसर ओटन वाली घटना। उन पर हमला हुआ था और बोस पर भी उसका आरोप लगा। क्या था मामला? छात्रों का कहना था कि प्रोफेसर ने भारतीय संस्कृति का अपमान किया है। हाँ, यही छात्रों का पक्ष था। ओटन में कहा कि छात्र शोर कर रहे थे। कुछ छात्रों ने उन पर सीढ़ियों पर हमला कर दिया था, शायद चप्पलों से पीटा था। और बोस को कॉलेज से निकाल दिया गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से भी। जी, ये उनके जीवन का एक कह सकते टर्निंग पॉइंट था। इसने शायद उनके अंदर ब्रिटिश राज के प्रति जो विरोध था उसे और पक्का कर दिया। हालांकि परिवार ने कोशिशें की और बाद में जुलाई 1917 में उन्हें यूनिवर्सिटी में वापसी की इजाजत मिल गई, पर दूसरे कॉलेज में। हाँ, स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने फिर 1918 में दर्शन शास्त्र में फर्स्ट क्लास ऑनर्स के साथ बीए किया। और इसके ठीक बाद पिता के कहने पर वो आईसीएस की तैयारी करने इंग्लैंड चले गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जी, फिट्जविलियम हॉल में मेंटल एंड मॉरल साइंसेस पढ़ा और 1920 में आईसीएस की जो प्रीलिम्स परीक्षा थी उसमें चौथा स्थान हासिल किया। चौथा स्थान? ये तो बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। बिल्कुल। फाइनल परीक्षा और घुड़सवारी बाकी थी। जी, लेकिन उनके मन में एक कश्मकश चल रही थी। वही आराम की सरकारी नौकरी या देश सेवा। एग्जैक्टली। उन्होंने अपने भाई शरद चंद्र बोस को खत में लिखा भी था कि सिविल सेवा में बंधे रहकर देश की सर्वोत्तम और पूर्ण रूप से सेवा करना संभव नहीं है। और आखिरकार उन्होंने देश सेवा को चुना। अप्रैल 1921 में फाइनल परीक्षा से ठीक पहले आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। हाँ, भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू को पत्र लिखकर अपना नाम हटाने को कहा। माँ ने भी उनके इस फैसले का समर्थन किया था, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई। जून 1921 में वो भारत लौट आए। तो ये फैसला दिखाता है कि उनके इरादे कितने मजबूत थे। भारत लौटकर वो सीधे आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। हाँ जी, 16 जुलाई 1921 को बॉम्बे में महात्मा गांधी से मिले। अच्छा, पहली मुलाकात कैसी रही? सुना है कुछ मतभेद तभी सामने आ गए थे। हाँ, ऐसा कहा जाता है। देखिए, बोस युवा थे, जोशीले थे। उन्हें गांधी जी के लक्ष्य तो ठीक लगे, पर शायद उनके तरीकों, खासकर अहिंसा पर पूरा भरोसा नहीं था। मतलब अब बोस मानते थे कि आजादी के लिए कोई भी रास्ता ठीक है, जबकि गांधी जी के लिए अहिंसा ही सब कुछ थी। कुछ ऐसा ही। बोस लक्ष्य को ज्यादा महत्व देते थे, साधन कोई भी हो। गांधी जी साधन की पवित्रता पर जोर देते थे। और सिर्फ यही नहीं, शासन का मॉडल कैसा हो, इस पर भी सोच अलग थी। बोस शायद थोड़े अधिनायकवादी नियंत्रण के पक्ष में दिखते थे, कम से कम शुरुआती दौर में। गांधी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। तो गांधी जी ने उन्हें कहाँ भेजा? गांधी जी ने उन्हें बंगाल जाने की सलाह दी। वहां के बड़े नेता चित्तरंजन दास यानी सीआर दास से मिलने को कहा। और सीआर दास ही बोस के राजनीतिक गुरु बने? हाँ, दास गांधी जी की तुलना में थोड़े ज्यादा लचीले थे, शायद उग्रवादी तरीकों के प्रति भी थोड़ी सहानुभूति रखते थे। उनके मार्गदर्शन में बोस कांग्रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़े।
क्या क्या जिम्मेदारियां मिली उन्हें? उन्होंने 1922 में स्वराज नाम का अखबार शुरू किया, बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रचार प्रभारी बने, 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बंगाल राज्य कांग्रेस के सचिव भी। दास ने एक और अखबार शुरू किया था, फॉरवर्ड, उसके संपादक भी रहे। और 1924 में जब दास कलकत्ता के मेयर बने तब बोस को कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनाया गया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी ये, लेकिन जल्द ही राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ओह, कहाँ भेजा गया उन्हें? 1925 में उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया, बर्मा में। वहीं उन्हें टीबी की बीमारी हुई। मांडले जेल मुश्किल जगह थी। खैर 1927 में रिहाई के बाद वो फिर सक्रिय हुए, कांग्रेस के महासचिव बने, जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काम किया। हाँ, दोनों युवा नेता थे, दोनों पूर्ण स्वराज चाहते थे। लेकिन 1928 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में बोस का एक अलग ही रूप सामने आया। आप उस जीओसी वाली बात कर रहे हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग? बिल्कुल, उन्होंने कांग्रेस स्वयंसेवक कोर के जीओसी की भूमिका निभाई। बाकायदा मिलिट्री स्टाइल की यूनिफॉर्म पहनी, जिसे एक ब्रिटिश दर्जी ने सिला था। स्टील के एपोलेट्स वगैरह लगे थे। थोड़ा नाटकीय लगता है सुनने में। हाँ, और एक छोटा सा विवाद भी हो गया था। उन्होंने जीओसी की हैसियत से एक टेलीग्राम भेजा, जो पता नहीं कैसे गलती से ब्रिटिश सेना के जनरल को पहुंच गया। ओहो। गांधी जी ने इस पूरी कवायद पर मजाक में टिप्पणी की थी, इसे बर्ट्रम मिल्स सर्कस कहा था। इससे कई बंगाली नेता नाराज भी हुए थे। ये घटना क्या दिखाती है? क्या बोस कांग्रेस के अंदर एक अलग, ज्यादा अनुशासित, शायद सैन्य छवि बनाने चाहते थे? हो सकता है, ये उनके व्यक्तित्व का एक पहलू दिखाता है। खैर, इसके बाद वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में फिर जेल गए और रिहा होकर 1930 में कलकत्ता के मेयर बने। कांग्रेस में उनका कद लगातार बढ़ रहा था, लेकिन गांधी जी और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनके मतभेद भी साथ साथ बढ़ रहे थे। हाँ, खासकर तरीकों को लेकर। 1938 में वो कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। ये अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि कहा जाता है कि गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। और बोस पूर्ण स्वराज के प्रबल समर्थक थे, जिसमें जरूरत पड़ने पर अंग्रेजों के खिलाफ बल प्रयोग भी शामिल था। बिल्कुल, और असली टकराव हुआ 1939 में, जब वो दोबारा अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए। इस बार गांधी जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, पट्टाभी सीतारमैया। हाँ, लेकिन बोस चुनाव जीत गए। इसमें दक्षिण भारत के मुथुरम लिंगम थेवर का समर्थन बहुत अहम रहा। इस जीत ने कांग्रेस के अंदर की जो दरार थी, उसे एकदम सतह पर ला दिया। मुद्दे क्या थे? क्यों इतना विरोध था बोस का? कई मुद्दे थे। भविष्य के संघ का स्वरूप कैसा हो, ब्रिटिश भारत और रियासतों को मिलाकर, अहिंसा के सिद्धांत पर बोस का जो लचीला रवैया था, वो गांधी जी और कई नेताओं को मंजूर नहीं था। और बोस शायद अध्यक्ष के तौर पर ज्यादा शक्तियां भी चाहते थे। तो क्या हुआ? गांधी जी और उनके समर्थकों ने असहयोग कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। बोस के लिए काम करना मुश्किल हो गया और उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। हाँ, उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया गया। ये तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही नाटकीय और महत्वपूर्ण मोड़ था, कांग्रेस का दो फाड़ होना। बिल्कुल, और पार्टी से निकाले जाने के फौरन बाद 22 जून 1939 को बोस ने कांग्रेस के अंदर ही एक नया गुट बनाया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कांग्रेस के भीतर जो वामपंथी और ज्यादा रैडिकल आवाजें थीं, उन्हें एकजुट करना, उन्हें मजबूत करना। इसकी ताकत खासकर बंगाल में थी। इसी बीच दुनिया में हालात बदल रहे थे। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। हाँ, सितंबर 1939 में, और वाइसरॉय ने कांग्रेस से पूछे बिना ही भारत को युद्ध में झोंक दिया। बोस ने इसका कड़ा विरोध किया। वो चाहते थे कि ये अंग्रेजों पर दबाव बनाने का मौका है, कांग्रेस को बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने गांधी जी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी शायद इसके लिए तैयार नहीं थे, या उनका तरीका अलग था। बोस ने फिर कलकत्ता में हॉलवेल स्मारक, जो गुलामी का प्रतीक माना जाता था, उसे हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। और फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। हाँ, जेल में उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। हालत बिगड़ने पर उन्हें रिहा तो किया गया, लेकिन उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। पुलिस, सीआईडी का पहरा लगा दिया गया। और यहीं से शुरू होती है उनकी वो मशहूर कहानी, भारत से भाग निकलने की। जी, जनवरी 1941। जी,
ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। वो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर घर से गायब हो गए। एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष बनाया। उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस ने मदद की थी ना, कार से गोमोह स्टेशन तक छोड़ा था। हाँ बिल्कुल, गोमो स्टेशन, जो अब झारखंड में है। वहां से वो ट्रेन पकड़कर पेशावर पहुंचे। आगे का सफर तो और भी खतरनाक रहा होगा। अफगानिस्तान, सोवियत संघ, बहुत ज्यादा। इसमें जर्मन मिलिट्री इंटेलिजेंस अवेयर ने मदद की। पेशावर में मियां अकबर शाह और भगत राम तलवार जैसे लोगों ने मदद की, जो शायद सोवियत एजेंट भी थे। अफगानिस्तान के रास्ते वो किसी तरह सोवियत संघ पहुंचे। लेकिन सोवियत संघ से उन्हें शायद वो मदद नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। लगता तो यही है। वहां से वो एक नकली इतालवी पासपोर्ट पर, जिसका नाम था काउंट ऑरलैंडो मेजोटा, पहले मॉस्को से रोम गए और फिर बर्लिन जर्मनी पहुंचे अप्रैल 1941 में। तो अब वो नाजी जर्मनी में थे, अंग्रेजों के दुश्मन के खेमे में। उनका मकसद क्या था? उनका एक ही मकसद था, भारत की आज़ादी के लिए धुरी शक्तियों यानी जर्मनी और उसके सहयोगियों से मदद हासिल करना। बर्लिन पहुंचकर उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। क्या क्या किया उन्होंने वहां? उन्होंने वहां फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया, जिस पर वो भारतीयों के लिए प्रसारण करते थे, और सबसे महत्वपूर्ण काम था इंडियन लीजन का गठन। इंडियन लीजन, ये क्या थी? ये एक सेना थी। इसमें उत्तरी अफ्रीका में जर्मनों द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया गया था। करीब 3000 से 4500 सैनिक इसमें शामिल हुए। और इन सैनिकों ने शपथ ली थी हिटलर और बोस के प्रति वफादारी की? हाँ, ये बहुत विवादास्पद बात है। शपथ कुछ इस तरह थी कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जर्मन जाति और राज्य के नेता एडोल्फ हिटलर की आज्ञा का पालन करूंगा, भारत के लिए लड़ाई में जिसके नेता सुभाष चंद्र बोस हैं। बाद में इस लीजन को वाफिन एसएस में ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन क्या जर्मनी बोस को उतनी अहमियत दे रहा था जितनी वो उम्मीद कर रहे थे? हिटलर से उनकी मुलाकात हुई थी मई 1942 में। हाँ, मुलाकात तो हुई, लेकिन बहुत कामयाब नहीं रही। हिटलर बोस को गांधी या नेहरू की तुलना में कम लोकप्रिय मानता था। उसने बोस की ज्यादातर मांगे ठुकरा दी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उसने बोस को पनडुब्बी से पूर्व एशिया जाने की व्यवस्था करने का वादा किया। तो बोस को ये लगा होगा कि हिटलर उनकी मदद से ज्यादा उनका इस्तेमाल करना चाहता है। शायद। हाँ, बॉस को लगा कि हिटलर सैन्य जीत से ज्यादा प्रोपेगेंडा के लिए उनके लोगों का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी रखता है। इसी दौरान जर्मनी में उनकी निजी जिंदगी में भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई। एमिली शेंकल। हाँ, एमिली शेंकल, जो उनकी सेक्रेटरी थी और जिनके साथ उनके गहरे संबंध थे, शायद गुप्त विवाह भी किया था। उनकी बेटी अनीता बोस फाफ का जन्म नवंबर 1942 में हुआ। तो जर्मनी में उम्मीदें पूरी ना होते देख और उधर एशिया में जापान की बढ़त को देखते हुए बोस ने पूर्व की ओर जाने का फैसला किया। बिल्कुल। फरवरी 1943 में वो एक जर्मन पनडुब्बी U-180 से रवाना हुए। ये सफर भी अपने आप में अनोखा था। हाँ, बहुत अनोखा। मेडागास्कर के पास समुद्र के बीच में उन्हें जर्मन पनडुब्बी से एक जापानी पनडुब्बी I-29 में शिफ्ट किया गया। कहा जाता है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो अलग अलग नौसेनाओं की पनडुब्बियों के बीच हुआ एकमात्र सिविलियन ट्रांसफर था। कमाल है। और मई 1943 में वो सुमात्रा पहुंचे, जापान नियंत्रित एशिया में। जी, अब उनके संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। जापान पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले क्या किया? वहां इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की बात तो पहले से चल रही थी। हाँ, INA का गठन पहले हो चुका था। दिसंबर 1941 में जापानी मेजर इवाइची फुजिवारा और भारतीय कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ मतभेदों के कारण ये भंग हो गई थी। तो बोस ने इसे फिर से जिंदा किया। बिल्कुल। जुलाई 1943 में सिंगापुर में उन्होंने राज बिहारी बोस से इसका नेतृत्व संभाला और INA को पुनर्गठित किया। उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया में बसे प्रवासी भारतीयों से जबरदस्त समर्थन मिला। लोगों ने पैसा भी दिया और फौज में भर्ती भी हुए। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े। और बोस ने एक और कमाल का काम किया। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट नाम से महिलाओं की एक लड़ाकू इकाई बनाई। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन इसकी कमांडर थीं। एशिया में ये अपनी तरह की पहली रेजिमेंट थी। ये वाकई बहुत प्रगतिशील कदम था उस जमाने के हिसाब से। और फिर उन्होंने अपनी सरकार भी बनाई, आजाद हिंद सरकार। हाँ जी। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में ही उन्होंने आरजी हुकूमत आजाद हिंद यानी स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी।
और वो खुद इसके मुखिया बने। हाँ, वो राष्ट्राध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री थे, युद्ध मंत्री और विदेश मंत्री भी थे। इसका मुख्यालय सिंगापुर में था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर नाम मात्र का अधिकार क्षेत्र मिला, जिनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रखा गया। इस सरकार को मान्यता भी मिली थी कुछ देशों से। हाँ, जापान और उसके सहयोगी 9 धुरी राष्ट्रों ने इसे मान्यता दी थी। बोस ने नवंबर 1943 में टोक्यो में हुए ग्रेटर ईस्ट एशिया सम्मेलन में पर्यवेक्षक के तौर पर हिस्सा भी लिया था। अब बात करते हैं आईएनए के सैन्य अभियानों की। उनके नारे तो बहुत मशहूर हुए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। हाँ, ये नारे आज भी गूंजते हैं। इनमें गजब का जोश था और इन्होंने सैनिकों और आम लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। आईएनए ने कहाँ लड़ाई लड़ी? एनए ने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा के रास्ते भारत की पूर्वी सीमा पर हमला किया, खासकर मणिपुर की तरफ। उनका एक इंटेलिजेंस ग्रुप था, बहादुर ग्रुप, उसने भी कुछ कार्रवाई की। और मोइरंग, मणिपुर में आईएनए ने पहली बार भारत की धरती पर तिरंगा फहराया था। हाँ, ये एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन सच ये भी है कि सैन्य दृष्टि से ये अभियान बहुत सफल नहीं रहा। क्यों? क्या दिक्कतें आई? कई दिक्कतें थीं। जापानी सैन्य अधिकारी बोस को सैन्य रणनीति में बहुत कुशल नहीं मानते थे। फिर सप्लाई लाइन की दिक्कतें थीं, मौसम खराब था। कोहिमा और इम्फाल की जो लड़ाइयाँ हुईं, उनमें जापानियों और आईएनए को भारी हार का सामना करना पड़ा। बहुत नुकसान हुआ। तो भारत की मुख्य भूमि पर एक मजबूत बेस बनाने का जो लक्ष्य था, वो पूरा नहीं हो पाया। नहीं, वो सपना अधूरा रह गया। हालांकि बर्मा में लड़ाई जारी रही, मेक्टिला, मांडले वगैरह में। इसी मुश्किल दौर में 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। हाँ, और उन्होंने आज़ादी की इस आखिरी लड़ाई के लिए उनका आशीर्वाद मांगा था। ये दिखाता है कि राजनीतिक मतभेद चाहे कितने भी गहरे रहे हों, बोस के मन में गांधी जी के लिए सम्मान की भावना थी। लेकिन सैन्य मोर्चे पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। जी, बर्मा में हार के बाद आईएनए बिखरने लगी। रंगून पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। आईएनए की सरकार का फैक्चुअली अंत हो गया। बहुत से सैनिक पकड़े गए, कुछ बोस के साथ पीछे हटकर मलाया और थाईलैंड की तरफ चले गए। युद्ध अब अपने अंतिम चरण में था। जापान हार रहा था। बोस ने आगे क्या सोचा? उन्हें लगा कि शायद अब सोवियत संघ से कोई मदद मिल सकती है, क्योंकि युद्ध के बाद सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ सकता था। वो मंचूरिया जाने की कोशिश कर रहे थे, जो उस समय सोवियत प्रभाव में आ रहा था, शायद सोवियत अधिकारियों से संपर्क करने के लिए। और यहीं से उनकी जिंदगी का वो आखिरी सफर शुरू होता है जिस पर आज तक रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। 18 अगस्त 1945। हाँ, वो एक जापानी बॉम्बर प्लेन में थे जो जापानी शासित फॉर्मोसा, आज का ताइवान, के ताइहोकू हवाई अड्डे से उड़ान भर रहा था। और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। यही आधिकारिक रिपोर्ट है। कहा जाता है कि उड़ान भरते ही एक इंजन फेल हो गया, विमान नीचे गिरा और उसमें आग लग गई। बोस बुरी तरह झुलस गए थे, 3rd डिग्री बर्न्स थे उन्हें। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां क्या हुआ? उन्हें नानमोन मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर तानेओशी योशिमी ने उनका इलाज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोस कुछ समय तक होश में थे, बात भी कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी और उसी रात 9 से 10 बजे के बीच उनकी मृत्यु हो गई। और अगले दिन 20 अगस्त को ताइहोकू में ही उनका दाह संस्कार कर दिया गया। जी, उनकी राख को बाद में टोक्यो ले जाया गया और आखिरकार रेनकोजी मंदिर में रखा गया, जहां वो आज भी है। लेकिन इस खबर पर, जैसा आपने कहा, बहुत से लोगों ने यकीन नहीं किया। बिल्कुल नहीं। आईएनए के लोगों में, उनके समर्थकों में, खासकर बंगाल में गहरा सदमा और अविश्वास था। बहुतों ने मानने से ही इनकार कर दिया कि ऐसी कोई दुर्घटना हुई है। और वहीं से षड्यंत्र के सिद्धांत शुरू हो गए जो आज तक चलते आ रहे हैं। हाँ, कि बोस बच निकले थे, वो रूस चले गए या वो साधु बनकर कहीं रह रहे थे, तरह तरह की बातें। इन सिद्धांतों ने बोस की शख्सियत को और भी रहस्यमयी बना दिया है। गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी इस खबर पर? गांधी जी ने कहा था, सुभाष बोस अच्छी तरह मरे, वे निस्संदेह एक देशभक्त थे, यद्यपि गुमराह थे। ये टिप्पणी उनके तरीकों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की जो असहमति थी, उसे साफ जाहिर करती है। चलिए अब बात करते हैं उनकी विचारधारा और विरासत की। ये शायद उनके जीवन की घटनाओं से भी ज्यादा जटिल और बहस का विषय है। बिल्कुल। उन पर वैचारिक प्रभाव देखें तो भगवद गीता और स्वामी विवेकानंद का गहरा असर था। सार्वभौमिकता, राष्ट्रवाद, समाज सेवा,
हिंदू आध्यात्मिकता उनके विचारों का हिस्सा बनी रही। लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधारा वो काफी अलग थी, खासकर गांधीवादी धारा से। हाँ, उन्होंने शुरू में 1930 के दशक के एक भाषण में समाजवाद और फासीवाद के संश्लेषण को प्राथमिकता देने की बात कही थी। समाजवाद और फांसीवाद का संश्लेषण, ये सुनने में कितना विरोधाभासी लगता है। लगता तो है। नेहरू ने कहा था कि साम्यवाद और फासीवाद के बीच कोई मध्य मार्ग नहीं हो सकता। बोस ने इसकी आलोचना की थी। उनका मानना था कि भारत में साम्यवाद शायद सफल न हो क्योंकि वो राष्ट्रवाद और धर्म को नकारता है, लेकिन साम्यवाद और फासीवाद के बीच एक संश्लेषण की गुंजाइश है। और 1944 में भी उन्होंने यही बात दोहराई कि हमारा दर्शन नेशनल सोशलिज्म और साम्यवाद के बीच एक संश्लेषण होना चाहिए। हाँ, और वो अधिनायकवाद में भी विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि आजादी के बाद भारत को पुनर्निर्माण के लिए एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार की जरूरत होगी, जिसमें शायद कुछ समय के लिए तानाशाही शक्तियां हों। उन्होंने इटली और जर्मनी के तरीकों की तारीफ भी की थी 1930 के दशक में। जी, वो स्वतंत्र भारत के लिए एक अधिनायकवादी चरित्र वाले राज्य की बात करते थे, जिसे एक मजबूत पार्टी सैन्य अनुशासन के साथ चलाए। ये विचार लोकतंत्र से काफी अलग थे। तो क्या ये विरोधाभास नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले लोकतंत्र को भी अच्छा माना था? विरोधाभास तो है। शायद युद्ध के दौरान या 1930 के दशक से ही उन्हें लगने लगा था कि भारत की गरीबी और असमानता जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी नहीं होगी। शायद उन्हें सोवियत रूस जैसा एक समाजवादी राज्य ज्यादा प्रभावी लगता था। अब धुरी शक्तियों के साथ उनका गठबंधन सिर्फ मजबूरी थी या विचारधारा से भी प्रेरित था, इस पर इतिहासकारों में मतभेद हैं। लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षता जैसे उदार विचारों का भी समर्थन किया। हाँ, यही उनकी जटिलता है। एक और बहुत ही गंभीर और विवादास्पद पहलू है उनके विचारों का, उनका यहूदी विरोध यानी एंटीसेमिटिज्म। हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने 1938-39 में भारत में यहूदी शरणार्थियों को पनाह देने का विरोध किया था। और बात यहीं तक नहीं रुकी। 1942 में जब वो नाजी जर्मनी में थे, उन्होंने नाजियों की एक पत्रिका अंग्रिफ में एक लेख लिखा। उसमें क्या लिखा था? उसमें उन्होंने भारतीयों को असली आर्य और जर्मनों का भाई बताया, स्वस्तिक को प्राचीन भारतीय प्रतीक बताया और ये तक आग्रह किया कि यहूदी विरोध भारतीय मुक्ति आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार यहूदियों ने भारतीयों का शोषण करने में अंग्रेजों की मदद की थी। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली और परेशान करने वाली बात है। बिल्कुल। जूइश क्रॉनिकल जैसे अखबारों ने तब बोस की कड़ी निंदा की थी। इतिहासकारों ने यह सवाल उठाया है कि जब वो नाजी जर्मनी में रह रहे थे तो क्या उन्हें वहां यहूदियों पर हो रहे अत्याचारों, एकाग्रता शिविरों के बारे में पता नहीं था? और अगर पता था तो उन्होंने कोई चिंता या सहानुभूति क्यों नहीं जताई? ऑशविट्स के खुलासे के बाद भी उनकी कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है। ये एक बड़ा नैतिक प्रश्न खड़ा करता है। तो कुल मिलाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत कैसे दिखती है? दोहरी छवि है, बिल्कुल। हाँ, एक तरफ वो करोड़ों भारतीयों के लिए नायक हैं, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती दी, अद्भुत देशभक्ति दिखाई, जिनकी छवि आज भी मिथकी है। और दूसरी तरफ उनकी विवादास्पद विरासत है। अधिनायकवाद की तरफ झुकाव, यहूदी विरोधी टिप्पणियां, सैन्य अभियानों की विफलता और सबसे बढ़कर नाजी जर्मनी और फाशीवादी जापान के साथ उनका गठबंधन। उन्हें अक्सर गांधी के अहिंसक तरीकों के एक संभावित विकल्प या प्रतिसंतुलन के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनके तरीकों और विचारधारा पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे। आज के भारत में उनकी क्या प्रासंगिकता है? देखिए, दक्षिणपंथी और कभी-कभी धुर दक्षिणपंथी समूह उन्हें अक्सर भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू पहचान के प्रतीक के रूप में सम्मानित करते हैं। उनके गायब होने के षड्यंत्र सिद्धांत भी खूब चलते हैं। लेकिन युद्ध के बाद कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी? कांग्रेस ने उनकी देशभक्ति की तो प्रशंसा की, लेकिन उनके तरीकों और विचारधारा से हमेशा दूरी बनाए रखी। हालांकि जब अंग्रेजों ने पकड़े गए आईएनएस सैनिकों पर मुकदमे चलाए तो भारी जनविरोध हुआ और आखिरकार वो मुकदमे वापस लेने पड़े। उन्हें याद तो बहुत किया जाता है। डाक टिकट, सिक्के, कोलकाता का हवाई अड्डा, गोमो का रेलवे स्टेशन, सड़कें, अंडमान का एक द्वीप, स्टेडियम, विश्वविद्यालय, इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा। हाल ही में आपदा प्रबंधन में अच्छा काम करने वालों के लिए उनके नाम पर पुरस्कार भी शुरू किया गया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया गया है। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोलकाता में नेताजी भवन का दौरा भी किया था। और लोकप्रिय संस्कृति में भी वो छाए रहते हैं। उनके जीवन और मृत्यु के रहस्य पर फिल्में बनी हैं, जैसे
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगॉटन हीरो, गुमनामी, वेब सीरीज भी आई है, बोस डेड अलाइव। तो हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस एक बेहद करिश्माई राष्ट्रवादी थे, एक बहुत ही जटिल शख्सियत। उनका एकमात्र जुनून था भारत की स्वतंत्रता। लेकिन इस जुनून में उन्होंने ऐसे रास्ते चुने, ऐसे गठबंधन किए जो बहुत विवादास्पद रहे। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि इतिहास के नायक भी कितने बहुआयामी और अक्सर विरोधाभासी हो सकते हैं। उनकी विरासत वास्तव में बटी हुई है। एक तरफ वो श्रद्धेय देशभक्त हैं, दूसरी तरफ उन पर समस्याग्रस्त शासनों के साथ सहयोग करने का आरोप है। उनके कार्यों से ऐसे गंभीर नैतिक प्रश्न उठते हैं जिन पर आज भी विचार करना जरूरी है। और अंत में एक विचार हम छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। मान लीजिए अगर भारत की स्वतंत्रता का मार्ग अलग होता, शायद ज्यादा हिंसक संघर्ष से गुजरता, तो बोस के प्रति हमारी धारणाएं कैसी होती? या ये सोचिए कि उनके अधिनायकवादी झुकाव को देखते हुए अगर वो आजादी के बाद सक्रिय राजनीति में रहते, तो ब्रिटिश शासन से मुक्ति के बाद वो वास्तव में किस तरह के स्वतंत्र भारत की कल्पना करते थे और उसे कैसे बनाते? बिल्कुल, इस पर विचार करना भी उनकी जटिलता को समझने का ही एक हिस्सा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ।